स्टूडेंट्स, मैं निखिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सबका साक्षर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सबके सामने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूं, जो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसे समझने की जरूरत है, ना कि रटने की या याद करने की। इस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर में हम जानेंगे या इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो सबसे पहले नगरीकरण या शहरीकरण था वो कहां पर था और वो कब था और उनका रहन सहन कैसा था। इन सब के बारे में इस अध्याय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और हाँ, ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 70 to 80% कंटेंट्स आते हैं, जो कि सबसे पहले बीए के बच्चों के लिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, जिसके कारण इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, लेकिन ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप इसे बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं कुछ खास, जिसमें होगा हड़प्पा का इतिहास। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानेंगे, इसका नामकरण। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता जो हमारे भारत की सभ्यता है, इस सभ्यता को जानने के लिए या खोजने के लिए कई सारे इतिहासकार अलग अलग समय पर भारत आए, और सभी इतिहासकारों ने, सभी खोजकर्ताओं ने यहाँ पर इसकी अलग अलग विशेषता समझी, देखी, जिसके आधार पर इसको अलग अलग नाम दिए। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला नाम इसका हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला जो पूरा स्थल था हड़प्पा नामक जगह पर सन 1921 में खोजा गया, जो कि हमारे पहले की दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। इसी प्रकार से हम बात करेंगे, जब इस क्षेत्र की खोज हुई उससे पहले इस सभ्यता का नामकरण या अस्तित्व नहीं था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दे दिया गया, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर ही हड़प्पा था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिंधु नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, सिंधु एक नदी है जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित या बह रही है। ठीक है, सिंधु और उसकी घाटी पे बसी हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यानी सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो भी सभ्यता पौराणिक समय की, पुराने समय की पाई गई, उसे हम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अब हम इसके तीसरे नाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कई विद्वानों या फिर कई इतिहासकारों द्वारा इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी नाम दिया गया। जैसे 3 शब्दों से मिलकर बनता है। कांस्य एक धातु होती है जो 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बनती है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर रांगा, जिसे हम टिन कहते हैं, और तांबा जो हमारा कॉपर या फिर, ठीक है, इन दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, यानी कांस्य बनता है, और इससे यहाँ पर सभी वस्तुएं बनाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बात करते हैं पाषाण युग। पाषाण युग का अर्थ ही होता है पत्थरों का युग, यानी जिस समय पर मानव पूरी तरीके से पत्थरों का प्रयोग करता था उसे पाषाण युग कहा जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर कांस्य युग, यानी कि एक चीज क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता में पूरी तरीके से कांस्य का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर अभी तक लोहे का अस्तित्व नहीं था, लोहा नहीं आया था, जिसके आधार पर हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किसी भी प्रकार की लोहे की कोई भी पुरा वस्तुएं नहीं मिलती। इसी प्रकार से हम चौथी बात करते हैं इसके नाम की। ये सारे नाम है अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानता है, किसी ने इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता, और कोई इसे कांस्ययुगीन सभ्यता। लेकिन सब नामों के पीछे किसी न किसी प्रकार की कोई विशेषता अस्तित्व में थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता। आप सबको पता है कि उस समय पर भारत नहीं था, ये एक पूरा का पूरा क्षेत्र था, जिसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता उस समय पर फैली। और वर्तमान समय में जब यहाँ पर बंटवारा हुआ भारत का, तो ये सभ्यता भारत के साथ साथ अन्य देशों तक भी, या फिर ये कहें कि उस समय पर भी भारत एक अलग हो गया और ये सभ्यता का बंटवारा हो गया। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा भारत जो है एशिया के दक्षिण क्षेत्र में है, और दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ा है, और भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ, जिसके कारण उपमहाद्वीप बनता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी खोज भारत, पाकिस्तान, इराक तक और अफगानिस्तान तक भी थी। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से नगरीय व शहरी सभ्यता। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शुरुआत में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन का अर्थ होता है एक ही समय पर अस्तित्व में। उन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता या सबसे विकसित नगर हड़प्पा सभ्यता के, जिसके कारण इसे नगरीय व शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आखिरी नाम यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का अर्थ है बेटा, ये सभ्यता 2 नदियों के बीचों बीच स्थित थी, जो सिंधु नदी से शुरू होती थी और सरस्वती तक फैली। जैसे कि हमने 11वीं के इतिहास में पढ़ा था, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता भी 2 नदियों के बीच में थी, दजला और फरात।
ठीक है, यानी ये दो ऐसे मुख्य नदियां थी जो कि बेटा क्या सीमा तय करती थी इस सभ्यता की। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक को, जिसका काल। काल की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को हम दो अलग अलग कालों में विभाजित करते हैं। पहला काल जीवन काल, ये उस काल को कहा जाता है जब हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवित थे, यानी हड़प्पा सभ्यता जीवित थी, अपने उन क्षेत्रों में उनका रहन सहन चल रहा था। फिर एक बहुत लंबे समय बाद जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद आता है खोज काल। इन दोनों में मैं थोड़ा अंतर बताऊंगा। अब पहले हम सबसे पहले जीवन काल को समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन काल माना जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का। हड़प्पा सभ्यता भी 3 चरणों में विभाजित था। पहला पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है बेटा प्रारंभिक, जब हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण थी और धीरे धीरे अपने विकास की ओर जा रही थी। उसको हम अगर बात करें तो वो 3200 से लेके 2600 तक का पहला टाइम पीरियड था, जो उनका विकसित नहीं था, अविकसित था, वो विकास की ओर जा रही थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, दूसरा आता है विकसित काल, जिसके बारे में हम 12th में यानी 12वीं में भी पढ़ चुके हैं और यहां पर भी मैं समझाने वाला हूं। विकसित काल उस काल को कहा जाता है जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास की चरम सीमा पर थी। यानी एक ग्राफ अगर हम देखें तो इसको हम 3 भागों में बांटे, एक बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके थोड़ा सा विकास की ओर और एक चरम सीमा तक, फिर उसके बाद तीसरा जो पतन की। अब हम बात करते हैं विकसित काल को, यहाँ पर 2600 हमारे इतिहासकारों द्वारा 2600 से लेके 1900 तक का माना गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो चरण आता है, तीसरे चरण को यहाँ पर क्या है 1900 के बाद पतन की ओर यानी अंत की ओर, और इसका पतन धीरे धीरे कई कारणों से हुआ होगा, आगे हम चल के देखेंगे। इस तरीके से जैसे कि जिस प्रकार से मानव के जीवन के 3 चरण होते हैं, एक बाल्यावस्था जो विकास की ओर जाता है, एक युवावस्था जो पूरी अपने परिपक्वता के शिखर पर रहता है, और एक होता है जब वो शक्तिशाली होने की बजाय शक्तिहीन होते होते अंत की ओर जाता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे तीसरे चरण को यहाँ परिवर्ती काल कहते हैं। परिवर्ती का अर्थ होता है परिवर्तन। जिस प्रकार से वो शक्तिशाली हो रहे थे यानी कि विकसित हो रहे थे और पता नहीं कौन से ऐसे कारण आए, स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण वो अपने पतन की ओर चले। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि जीवन काल जो था उनका जब हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवित थे, और वो जो आपका मुख्य काल था वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, हमेशा माइनस में चलता है ईसा पूर्व, ठीक है। 2600 से लेके 1900 तक के काल को यहाँ पर क्या है इनका विकसित काल भी माना जाता है और इनका जीवन काल भी माना जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके एक परिवर्ती के बारे, पूर्ववर्ती के बारे में और परिवर्ती के बारे में। अभी हम विकसित के बारे में हमने देखा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं, पहला काल तो जीवन काल था। जीवन काल का अर्थ होता है जब यहाँ पर ये जीवित थे, तो इसके पतन के एक लंबे समय बाद जब यहाँ पर हमारे विदेशी आए, और विदेशी आए उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर खोज करी और उनको क्या मिला, एक थोड़े से छोटे से मतलब वाक्य के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। जब भारत के ऊपर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण किया गया, बहुत लंबे समय तक किया गया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके की कई सारी परियोजनाएं शुरू करी, जिसमें रेलवे का भी निर्माण आप सबको पता है। तो रेलवे का निर्माण जब उन्होंने किया तो पटरियां बिछाने के लिए जब उन्होंने खुदाइयां करी तो अलग अलग क्षेत्र में बहुत लंबे दूरी तक उन्हें एक अलग प्रकार की ईंटें खुदाई में मिली खेतों के बीचों से, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं वो क्या है चकित हो गए कि इन क्षेत्रों में कभी कोई रहन सहन या घर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईंटों की एक पूरी रोड है। जिसके बाद उन्होंने जब निरीक्षण किया तो पता चला कि यहाँ पर पहले भी कभी सभ्यता या संस्कृति अस्तित्व में थी, जो धीरे 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 जमीन के नीचे दफन हो चुकी है। जिसके आधार पर यहाँ पर क्या है और खुदाई हुई, और सबसे पहला जो खोज काल में सबसे पहला जो नगर खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ वो 1921 में हड़प्पा नाम का नगर मिला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं फिर उसको खोजने का श्रेय। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों के यहाँ पर डायरेक्टर जनरल आए थे, दूसरे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने यहाँ पर गए, उनके नेतृत्व में खुदाई की गई, और भारतीय मूल के दयाराम साहनी खोजकर्ता थे, उन्होंने सबसे पहला नगर यहाँ पर खोजा जो कि 1921 में था। और उसके बाद उन्हीं के ही साथी मित्र ने अगले ही वर्ष अर्थात 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया, और उसके बाद क्या देखते ही देखते 1924 तक सैकड़ों नगर यहाँ पर खोज लिए गए, जिसके कारण मुख्य रूप से इस सभ्यता का खोज काल 1921 से 1924 कहलाया या माना जाता है। लेकिन खुदाई और खोज तो आज भी हो रही है, क्योंकि कभी भी इतिहास को हम पूरी तरीके से खोजा हुआ नहीं मान सकते। अब इसी प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि इसका खोज काल क्या है 1921 से 1924, जिसमें हमारे जॉन मार्शल जो दूसरे डायरेक्टर जनरल थे उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा
रखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा खोजा गया। ठीक है, तो ये था आपका काल। आइए अगला टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत। अब स्रोतों के बारे में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, ये बीए इग्नू हो या डीयू हो, एसओएल हो या रेगुलर हो, सभी में ये मेन क्वेश्चन ऐसा है जो कि आता है, या तो 10 नंबर का या फिर 20 नंबर का ही आता है, जिसके कारण इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई इसमें टफ यानी कि मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिसमें ये श्योर आएगा 10 नंबर या 20 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, चलो आगे हम समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत, यानी कि यहाँ पर अगर अर्थ समझे हम कि हड़प्पा सभ्यता को हमारे द्वारा किस प्रकार से जाना गया। सबसे पहले हम स्रोत को समझेंगे। स्रोत को मैंने यहाँ पर लिखा है, कई अलग अलग समानार्थी शब्द है। स्रोत, साधन, साक्ष्य, कारक, या ये वो शब्द हैं जो हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं, ये जरिया होते हैं। उदाहरण के लिए इसी तरीके से किसी क्षेत्र में हम जाते हैं और किसी क्षेत्र को हम देखते हो ऐतिहासिक क्षेत्र, ऐतिहासिक क्षेत्र किस आधार पे कहा, क्योंकि वहां पर महल है, तो वो महल क्या हो गया, स्रोत हो गया। इसी प्रकार से हमारे हड़प्पा सभ्यता को भी जानने के कई सारे स्रोत थे जो कि हमारे इतिहासकारों द्वारा खोजे गए। लेकिन ये स्रोत ऐसे थे जिन्हें हम भौतिक स्रोत कहते हैं। सबसे पहली चीज, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमें लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमारे पास किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं है। अगर है भी तो वो आज तक पढ़े नहीं जा सके। कुछ ऐसे शब्द या फिर लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जो कि आज तक क्या है, पढ़े नहीं जा सके, जिसके कारण हमारे इतिहासकार किस पे डिपेंड हो जाते हैं, भौतिक पे। यानी भौतिक स्रोत होते क्या है, चलो उसको भी मैं बता देता हूं। भौतिक स्रोत होते हैं जो मानव द्वारा छोड़े गए, जो मानव द्वारा त्यागे गए। उदाहरण के लिए जो भी वस्तुएं हैं, औजार हैं, आभूषण हैं, उनके घर हैं जो खंडरों के रूप में हमें मिले, वो भी भौतिक है। चलो अब हम आते हैं प्रश्न के ऊपर। चलो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत। हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, उसको अगर हमें समझना होगा तो हमें ये सारे स्रोतों को समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे इतिहासकारों द्वारा खुदाई के आधार पर ये सारी चीजें जमीन के नीचे से या फिर उन क्षेत्रों से, उन पूरा स्थलों से निकाले गए जहां पर हड़प्पा हमें अस्तित्व में मिला, या फिर यूं कहें कि जहां से ये चीजें मिली उन क्षेत्रों को हमारे द्वारा या हमारे इतिहासकारों द्वारा पूरा स्थल चिन्हित किया गया। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मोहरों की। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मोहर जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी गई है, जो मुद्रांकन के रूप में देखी जाती थी व्यापार के लिए। कभी भी कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी होती थी तो उसमें मोहर लगाई जाती थी, और वो जो मोहर होती थी उस पर एक चिन्ह अंकित होता था जो कि भेजने वाले के बारे में बताता था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, मोहर जो होती थी वो सेलखड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। ये महत्वपूर्ण, उस समय पर क्या, मोहर को बनाने वाला एक महत्वपूर्ण पत्थर होता था जिससे उस समय पर मोहरें बनाई जाती थी, और उन्हीं मोहरों पर गीले ठप्पे मार के या गीली मिट्टी के ऊपर ठप्पे मार के वो इसका प्रयोग करते थे, जिससे उस चिन्ह से भेजने वाले या किसी भी प्रकार से पता चल जाए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, इसमें होता क्या था, इसमें बने होते थे जानवरों के चित्र, क्योंकि ये प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, जिसके कारण ये जानवरों को अपना एक प्रतीक बना लेते। इसी प्रकार से दूसरा जो स्रोत हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है मन के। मन के मतलब होता है मोती। हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा स्थल थे, चाहे वो घर हो चाहे अन्य स्थल हो, सभी जगह से भारी मात्रा में हमें मन के प्राप्त हुए। ये जो मन के होते थे ये अलग अलग लकड़ी, पत्थर, धातु, हड्डियां, शंख, सीप इत्यादि से निर्मित होते थे। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुई और उनके कब्रिस्तानों में जब हड़प्पा सभ्यता के स्त्री और पुरुषों की कब्रों को खोदा गया, दोनों की कब्रों से मन के प्राप्त हुए, जिसका यह अर्थ निकलता है कि उस समय पर स्त्री पुरुष दोनों ही मनके का प्रयोग करते थे, यानी कि पहनने के रूप में। आज भी वर्तमान समय में भी हर कोई पहनता है। अब हम आगे चलेंगे बेटा, यहाँ पर मृदभांड। मृदभांड का अर्थ, अच्छा इनके आकार के बारे में हम बात करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के आकारों के बने होते थे, जिसमें हम गोल, चौकोर, खंडित, डोलाकार, गोलाकार इत्यादि, और कई जगह पर कटे फटे भी होते थे, जैसे भी मन के बनाए उनके उपयोग के लिए। अब हम बात करते हैं मृदभांड। मृदभांड का मतलब ये होता है, अगर हम संधि विच्छेद करके देखें, मृद मीन्स मृदा, मिट्टी, भांड मीन्स बर्तन। मृदभांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। उस समय पर प्रयोग में लाए जाते थे, या तो मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे या कांसे के बर्तन। अभी हमने पढ़ा था जैसे कि कांसे का प्रयोग, लोहा नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता में ये जो मृदभांड थे ये एक
उनकी आर्थिक स्थिति को जानने का स्रोत होगा, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा कांसे के बर्तनों का प्रयोग होता था वो आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर थी। इसी प्रकार से मिट्टी वाले या मिट्टी का के बर्तनों का प्रयोग करने वाले लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से एक और हमारा क्या है महत्वपूर्ण स्रोत आता है जो आवास। आवास में हम बहुत सारी चीजों को रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे घर, वहां पर गलियां, सड़कें, पूरे के पूरे गांव खुदाई में मिले हैं, नगर मिले हैं, और ये सारे के सारे खंडहर के रूप में मिले हैं। अगर मैं कहूं आवास मतलब खंडहर, और ये भौतिक स्रोत रहे। अभी हमने बात करी भौतिक मतलब मानव द्वारा छोड़े गए। उस समय पर ये सारी चीजें वो लोग तो छोड़ के गए, लेकिन हमारे इतिहासकारों को मिले खंडहर के रूप में, जिससे हमारे इतिहासकारों द्वारा एक अनुमान लगाया गया कि शायद इन घरों में वो रहते होंगे, ये क्षेत्र उनके इस उपयोग के लिए होगा, यहां से ये मार्ग होगा इत्यादि। इसी प्रकार से हम बात करते हैं आभूषण। आभूषण सबको पता है, जाहिर सी बात है। आभूषण की अगर हम बात करें तो आभूषण एक ऐसा स्रोत है जो उनकी आर्थिक स्थिति को दिखाता था। सोना बहुत कम पाया गया है, कांसे के आभूषण ज्यादा पाए गए। इसी प्रकार से वहां पर क्या कांच के मनके इत्यादि भी कई अलग अलग घरों से मिलते थे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि तांबे के दर्पण भी कई जगह पर क्षेत्र में मिले। अब औजारों की बात करें तो औजार भी दो प्रकार के थे, एक कृषि से संबंधित और दूसरे अन्य प्रकार अन्य कार्यों से संबंधित। तो अब हम बात करते हैं कृषि और अन्य कार्य से संबंधित। जिन घरों में कृषि से संबंधित औजार मिले तो जाहिर सी बात है हम उनको कृषक के रूप में देखेंगे, और जहां पर अन्य प्रकार के कार्यों से संबंधित औजार प्राप्त होते हैं वो उन्हीं कार्यों में लिप्त होंगे जिनसे संबंधित उनके औजार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से हमें भित्ति चित्र का अर्थ होता है दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र। जब हमारे इतिहासकारों ने वहां के घरों को, भवनों को खुदाई करी और निकाला तो वहां पर दीवारों में, पट्टिकाओं में, शिलालेखों में बहुत सारे अलग अलग अंक या फिर कई प्रतीक चिन्हित थे, ठीक है, जिसके आधार पर हम बात करते हैं कि वो सारे भित्ति चित्र कहलाते, और उनके आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने उनको समझ पाया। ये दीवारों पे इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा कि ये सारे के सारे आपके स्रोत कहलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है निष्कर्ष। मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है। सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, जैसे कि पुराने बच्चों को सबको पता ही होगी। फिर उसके बाद विषय आता है, और विषय के बाद आपका निष्कर्ष आता है। अब निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष दिए गए सभी स्रोतों के आधार पर हमारे विद्वानों को या हमारे इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती, क्योंकि अगर ये स्रोत नहीं होते तो हड़प्पा सभ्यता का अपना अस्तित्व भी नहीं होता। आइए अब हम इनके भोजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे इतिहासकारों ने खोज की, तो उन खोज के आधार पर घरों से कई प्रकार के भिन्न प्रकार के खाने से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनके आधार पर हमारे इतिहासकारों द्वारा एक अनुमान लगाया गया कि शायद उस समय पर इन लोगों के द्वारा इन खाद्यान्नों का उपयोग या सेवन किया जाता रहा होगा। जैसे कि अब मैं एक डायग्राम या ग्राफ के अनुसार आपको बता दूं, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन कि हड़प्पा सभ्यता में अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा भोजन खाते थे, तो आप सबको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहार या मांसाहारी, अर्थात शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। पहला पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे शाकाहारी में किस प्रकार का भोजन था। फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा कि शाकाहारी भोजन में ये प्रकृति से उत्पादित वस्तुओं का सेवन करते थे। देखो शाकाहारी भोजन भी दो तरीके से उत्पादन होता है, या तो अपने आप प्रकृति से उपजाए जंगलों में जैसे कि, या फिर कृषि के द्वारा उगाया जाना। तो हम दूसरे नंबर पे पहला पॉइंट जैसे हमारा ये हो गया, तो दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि शाकाहारी भोजन जो प्रकृति से उत्पादित, जैसे फल, सब्जियां, कंदमूल इत्यादि, ये सारे के सारे हमारे प्रकृति से उत्पादित सब्जियां या फल थी, खाते थे। अगला पॉइंट इसी तरीके से हम बात करेंगे कृषि से उत्पादित। कृषि से उत्पादन में जैसे कि हम बात करें यहां पर फसल, दालें, मटर, राई, फसलों में भी जौ, चना और भी कई प्रकार के ग्रेन्स होते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर धान की कृषि नहीं थी। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चले तो यहां पर जैसे कि हमने बात करी थी कि मांसाहार भी खाते थे, तो मांसाहार में भी दो प्रकार का भोजन था। पहला पालतू जानवरों को, जैसे कि हम बात करते हैं उस समय पर ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे कि
आपका भेड़ बकरियों को पालना और मुर्गे पालना या कई प्रकार के पक्षी इत्यादि को पालना। तो ये लोग उनको भी पालते थे और उनका व्यापार भी करते थे और उनका सेवन भी करते थे। जिसमें हम बात करते हैं कि कई अलग अलग पक्षी जितने भी आपको पता है वर्तमान समय में जो भी खाए जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी कुछ खाए जाते थे। इसी प्रकार से एक और हम पॉइंट देखें अगर, तो यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है जैसे जंगली। तो जंगल से कुछ ऐसे जानवर भी ये पकड़ते थे और खाते थे जिनकी हड्डियां हमें उनके घरों से प्राप्त हुई। परंतु एक चीज हमारे इतिहासकारों को आज तक पता नहीं चली कि ये खुद उन जंगलों में उन जंगली जानवरों को पकड़ने जाते थे या कुछ शिकारी समुदायों से उनको खरीदते थे जो जंगल में पहले से ही रहते हैं। लेकिन ये कई घरों से पता चलता है उन वहां पर मिलने वाली हड्डियों से कि ये लोग जंगली जानवरों का सेवन करते थे, जिसमें हम बात करते हैं जैसे जंगली सुअर हो गया, हिरण हो गया, घड़ियाल हो गया जिसे एलिगेटर कहते हैं, या अन्य प्रकार के कई सारे हिंसक जानवर। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे चावल। मैंने अभी जैसे कि बताया धान, धान मतलब चावल। चावल के साक्ष्य बहुत कम पाए गए हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आपका आधे से ज्यादा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, यहाँ पर पानी की कमी, जिसके कारण यहाँ पर चावल भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता था, जिसके आधार पर ये चावल को कम खाते होंगे। हाँ, पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब के किनारे वहां थोड़े बहुत चावल के सबूत मिलते हैं, परंतु पूरी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में चावल बहुत कम पाया जाता था। इसी प्रकार से अंतिम आपका आता है मछली। मछली इनका सबसे पसंदीदा भोजन था, यानी सबसे फेवरेट फूड। ये मछली को सबसे ज्यादा आहार में प्रयोग में लाते थे क्योंकि ये लोग सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियां जैसे रावी होगी, गंडक हो गई, वहां से ये प्राप्त करते थे, या अन्य प्रकार के और भी कई सारे स्रोत हो जाते हैं मछलियों के। तो ये आपका पूरा का पूरा भोजन था जो मैंने डायग्राम के अनुसार बहुत कम समय में समझाने की कोशिश की है, जो कि आप एक एक करके पॉइंट लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। निष्कर्ष में उपयुक्त हड्डियों या स्रोतों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है। सिर्फ आइए अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के बारे में समझते हैं। नगरीकरण, शहरीकरण या नगर योजना, इन तीनों को समझने से पहले हमें सबसे पहले नियोजित या नियोजन को समझना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर या पुनर्स्थल खुदाई के दौरान पाए गए वो सभी नियोजित तरीके से व्यवस्थित किए गए थे। नियोजित का अर्थ होता है योजनाबद्ध, यानी योजना के बाद उनको बसाना। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे वो सभी नियोजित थे, यानी कि उनको बनाने से पहले उनकी योजना बनाई। जैसे आजकल जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, उनको योजनाबद्ध तरीके से बसाया या बनाया जाता है, जिसमें सारी चीजें पहले से ही नियोजित या चिन्हित की जाती है कि यहाँ पर किस चीज को बनाना है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि इस नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के नगर या बस्तियां जितनी भी पाई गई थी, मुख्य रूप से वो दो भागों में बटी हुई। ये जो नगर होते थे, ये नगर चारों तरफ से किलेबंद होते थे, यानी कि इनको बसाने से पहले इनके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जा नहीं सकता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि ये पूरे नगर किलेबंद भी होते थे और इनका केवल एक ही मार्ग होता था, और मार्ग मुख्य रूप से पश्चिम दिशा की ओर होता था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में पश्चिम दिशा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, चाहे इनके शहर हो या फिर इनके घर, सबका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर ही होता था, जिसके कारण अगर हम बात करें तो ये दो भागों में विभाजित भी होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर होते थे वो नगर मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते थे। अब इनकी विशेषता अगर हम देखें या बताएं तो सबसे पहले इनके नाम के बारे में हम जानते हैं, दुर्ग और निचला शहर। इसी प्रकार से और भी कई सारे नाम दिए गए थे, यानी ऊपरी क्षेत्र को दुर्ग कहा जाता था और निचले शहर को या निचले क्षेत्र, निचले भाग को निचला शहर या बस्ती भी कहते थे। इसी प्रकार से दुर्ग को पश्चिमी और निचले शहर को पूर्वी टीला भी कहा जाता था, जिसके कारण पूर्वी व पश्चिमी टीला भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार से और भी हमने यहाँ पर दुर्गों की विशेषताएं देखी। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज, दुर्ग ऊंचाई पर स्थित होता था। ऊंचाई पर ये इसलिए स्थित होता था जिससे कि निचले शहर पर नजर बनाई जा सके, यानी कि नीचे रहने वाले लोगों की गतिविधियों को समय समय पर देखा जा सके और उन पर नियंत्रण भी बनाए रख सके। इसी प्रकार से दुर्ग जो होता था क्षेत्रफल में छोटा होता था और बस्ती क्षेत्रफल में
बड़ी होती थी। ये पश्चिम दिशा में स्थित होता था, जिसके कारण इसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता था, जैसे अभी हमने बात करी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि दुर्ग में कौन रहता था और निचले शहर में कौन रहता था। तो वहां पर खुदाई होने पर वहां पर जो भवन निकले, उन भवनों के आधार पर हम देखते हैं कि दुर्ग में आर्थिक संपन्न वर्ग रहता था, जैसे व्यापारी हो गए या नियंत्रण करने वाला कोई भी वर्ग हो। पूर्वी टीला यानी निचले शहर में, बस्ती में सामान्य वर्ग, कृषक वर्ग या शिल्पकार वर्ग रहता था। हाँ, इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो गलियां थी, जब यहाँ पर इसको नियोजित किया जाता था तो सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र को बनाने से पहले मार्ग बनाया जाता था। इसमें छोटी छोटी गलियां ऐड की जाती थी और इन गलियों के किनारे किनारे घर बनाए जाते। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि और भी कई सारे घर, फिर गलियां। तो ये पहले गलियां बनाते थे और गलियों के बाद ही उनके इर्द गिर्द घर बनाते थे, जिससे कि एक घर दूसरे घर के बिल्कुल समान बनाए और हर एक घर की दीवार गली से जुड़ी होती थी और ये गलियां, एक गली दूसरी गली को 90 डिग्री पर काटती थी। ये देखो, यहां से ये गई, इस पे बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री पर ये समकोण पर विभाजित करती थी। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हर गली के किनारे किनारे, जैसे आजकल हमने देखा होगा कि सभी गलियों के दोनों तरफ नालियां होती हैं। जितनी छोटी गली होती है उतनी छोटी नाली, जितनी बड़ी गली होती है उतना बड़े नाला होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर गलियां जाती थी, जैसे इसके दोनों तरफ बड़े बड़े नाले और ये छोटी गली, तो छोटी छोटी नालियां इस पे विभाजित करेंगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये छोटी नालियां भी दूसरी बड़ी नालियों को 90 डिग्री पर समकोण पर विभाजित करती थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दुर्ग को महत्वपूर्ण माना जाता था। दुर्ग महत्वपूर्ण था, यानी दुर्ग को महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के इन नगरों में दुर्ग को अलग से भी एक दीवार से घेरा जाता था, किलेबंद किया जाता था और दुर्ग के अंदर बिना अनुमति के प्रवेश करना कहीं ना कहीं गैर कानूनी माना जाता था। यानी कि वहां पर उन लोगों को अनुमति नहीं होती थी या दुर्ग में जाने के लिए। आइए अब हम यहाँ पर गृह स्थापत्य को समझते हैं। गृह स्थापत्य का अर्थ होता है घरों की बनावट। यानी हड़प्पा सभ्यता की जितने भी शहर या नगर थे, उन नगरों का स्थापत्य जो किया गया था। अब हम उनमें घरों की स्थापत्य की बात करेंगे। जो घरों की स्थापत्य की गई थी, घर जो बनाए गए थे, उन सभी घरों को अगर हम देखें तो घर में प्रवेश करते एक कमरा होता था, यानी कक्ष होता था। जैसे हम पुराने समय के गांव के घरों को देखें, घर में घुसते एक कमरा होता है, उस घर कमरे के 2 दरवाजे होते हैं, एक बाहर से एंटर करने के लिए और दूसरा उस कमरे से बाहर आंगन में जाने के लिए। यानी कि वो एक ऐसा कक्ष होता था जो कि घर और बाहर को बीच में जोड़ता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आंगन जो होता था वो घर का मुख्य केंद्र होता था। आंगन एक ऐसा क्षेत्र होता था जहां पर जो लोग होते थे सबसे ज्यादा यूज करते थे और इस पे कई तरीके के कार्य भी किए जाते थे। जैसे कि हम बात करें, आंगन जो होता था मुख्य केंद्र होता था। आंगन में कई भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते थे, जैसे कि खाना बनाने जैसा कार्य। यहाँ पर रसोई घर तो होता था, रसोई घर के साथ साथ यहाँ पर गर्मियों के समय पर आंगन में भी चूल्हे होते थे और आंगन में खाना बनाया जाता था। शाम के टाइम पर विश्राम करने का काम होता था। खाली समय पर शाम के टाइम या सुबह वहां पर अलग अलग तरीके के लोग एक साथ बैठते थे और समय व्यतीत करते थे, विश्राम करते थे और जानवरों को बांधने के खूंटे भी पाए गए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सारे कार्य के लिए ये क्षेत्र थे। अब आंगन के चारों ओर भिन्न भिन्न कार्यों से संबंधित कमरे, कक्ष भी होते थे। जैसे ये आपका आंगन है और इसके चारों ओर अलग अलग कमरे बना दिए गए, ठीक है, और सभी कमरों का एक एक मुख्य द्वार बना दिया गया। ये आपका घर हो गया, यानी ये आंगन हो गया, आंगन मुख्य केंद्र हो गया। आंगन के चारों तरफ क्या है, आपने देखा कि ये कमरे हो गए, ठीक है। और ये जो कमरे थे ये सारे के सारे अलग अलग कार्यों से संबंधित थे। इनमें हम बात करेंगे मुख्य कमरों की। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि विश्राम गृह, रसोई घर, अन्नागार। अन्नागार को एक कोठार या भंडारण भी कहा जाता था, जहां पर ये अपनी उपज को सुरक्षित रखा करते थे, बड़े बड़े कोठार बना के। और स्नान घर, स्नान घर को स्नानागार भी कहा जाता है। स्नान घर जो मुख्य रूप से अपने नहाने या फिर कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। स्नानागार या स्नान घर
का जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था। पक्की ईंटों से, क्योंकि उस समय पर टाइल या पत्थर नहीं होते थे, जिसके कारण ये ईंटों को पकाते थे और पकाने के बाद उनको एक के साथ एक जोड़ते हुए फर्श बना देते थे, जिससे जब पानी भी गिरे तो वो फिर कीचड़ ना हो। तो उनका जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों का होता था। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो घर होते थे उनका जो भूतल होता था, भूतल मतलब ग्राउंड फ्लोर, उस पर खिड़कियां नहीं होती थी, यानी खिड़कियों का अभाव, कमी होती थी, क्योंकि वो अपनी एकांतता यानी कि अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। क्योंकि उस समय पर कांच या खिड़की नहीं होती थी। खिड़की अगर होती थी तो कोई भी झांक के अंदर होने वाली गतिविधियों को देख सकता, जिसके कारण वो अपनी एकांतता को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए खिड़कियां ही नहीं बनाते। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि इन घरों में एक बाह्य कक्ष होता। बाह्य कक्ष मतलब कि एक ऐसा कक्ष जो अंदर से जिसका कोई लेना देना नहीं था और ये मार्ग से जुड़ा होता था बाहर, और ऐसे कक्षों में कुआं होता था और ये कुआं राहगीरों के लिए प्रयोग में, जैसे आज के समय पर प्याऊ लगा देते घर के बाहर, उस समय पर ये इस कक्ष में कुआं होता था और उस कुएं का प्रयोग राहगीर स्ट्रेंजर्स करते थे। जो भी आने जाने वाला हो वो घर के भीतर के लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान ना करे और वो वहां से पानी पिए, विश्राम करे और अपना चले। इस प्रकार से ये बाह्य कक्ष होता था। इस बाह्य कक्ष में कुआं होता था और ये कुआं जो होता था वो राहगीरों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि ऐसे कुओं की संख्या या ऐसे कुएं वाले कमरों की संख्या लगभग 700 पाई। तो ये था आपका गृह स्थान। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।